Assalamu alaikum. Good morning. And welcome to Rise and Shine on 365. कैसे हैं आप लोग? 2025 का दूसरा दिन आज हो गया है. आपको पता है ज़ोएब, जो सबसे ज़्यादा आपको याद आता है ना कि हम गलत लिख रहे हैं, वो चेक्स पे होता है ना. आप 2024 पिछले उस पर हो रहा होता है, याद करने में ज़रा दिन लगते हैं. बिल्कुल, थोड़ा टाइम लगेगा हमें एडजस्ट होने में, बट वी आर ऑल वेरी ईगर कि हमारा ये साल बहुत ही बेहतरीन ब्लेसिंग्स के साथ, तरक्की के साथ, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेट जो है, पॉलिटिकल स्टेट जो है, जो हमारे सारे किसान भाई हैं, सब बेहतर से बेहतर हो. धरना है, धरने के ऊपर बात करेंगे, क्रिकेट पे बात करेंगे. हरीम मलिक स्विमर है हमारे पास. हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि वुमेन इन स्पोर्ट्स को हम इनकरेज करें, वुमेन ओवरऑल एम्पावरमेंट पे हम बात करें. गवर्नमेंट की पीटीआई से क्या बात हो रही है, उस पर भी बात करेंगे. आईटी सेक्टर जो है उसको किस तरह रिवाइव किया जा सकता है, और मॉडर्न इनोवेशन इन हेल्थ सेक्टर, उसकी भी हम बिल्कुल बात करेंगे. तो शो में बहुत कुछ होने जा रहा है, आप मिस मत कीजिएगा. सबसे पहले हम धरने की अपडेट दे देते हैं. मजलिसुल वहदतुल मुस्लिमीन के अलावा राजा नासिर अब्बास ने एहतजाजी धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, और जिस मुआहदे की हम बात कर रहे थे, बहरहाल आखिरकार वो मुआहदा हुआ. और अपने बयान में अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने ये कहा कि कोहाट में ग्रैंड जिरगा हुआ, जिसमें फरीक़ैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं. पारा चिनार में दोनों फरीक़ैन की रजामंदी से अमन मुआहदा हो चुका है. उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तमाम धरने ख़त्म करने का ऐलान करते हैं. अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है, मुआहदे पर अमल दरामद करें. तो काफ़ी हम इसमें बात भी की हम लोगों ने, और बड़ा कंसर्न भी हमारे थे, तशवीश का इजहार पारा चिनार की सूरत हाल में. तो अब मुआहदा हो गया है, अब सड़क खोल दी जाए और वहाँ पर सूरत हाल बेहतर हो जाए. तो ये और मेडिसिन बच्चों तक पहुँच जाएं, और जो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कराची में और दीगर शहरों में हो रहा है, वो क्लियर आउट हो रहा है. सो दैट्स वंडरफुल न्यूज़. बिल्कुल ऐसे ही है. तो अब बढ़ते हैं आगे. हम ये तो मुआहदे से मुताल्लिक़ हमने बता दिया, इस चीज़ की वजह से पूरे मुल्क में ये एक कैफियत इस तरह की थी. कराची में ख़ास तौर पर जो सूरत हाल थी, और वहाँ टैकल करने की कोशिश की जा रही थी कि भाई लोगों को परेशानी ना हो. सब जगह से धरने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है. कराची में मुख्तलिफ मकामात पर जो धरने दिए जाते हैं, 5 मकामात थे, तो हर जगह से एक आ गया है कि धरना ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि मुआहदा हो गया. मुआहदे की अब पासदारी करनी है, और मुआहदे पर अमल दरामद किस तरीके से कराना है ये देखना होगा. ये हम 1-2 दिन पहले की सूरत हाल भी आपको कुछ दिखा रहे थे, जब धरनों की वजह से कराची में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया था. एक परसों तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब सूरत हाल हो गई थी. तो पारा चिनार से मुसलसल अपडेट हम ले रहे हैं. जिरगे की भी मनाजिर हम आपको कुछ दिखा रहे हैं, कुछ कराची के हम मनाजिर आपको दिखा रहे हैं. तो बेहतर यही है. बिल्कुल, इस पे आगे भी हम तफसील से बात करेंगे. थोड़ा क्रिकेट की तरफ चले. जी बिल्कुल. क्रिकेट की हम बात करते हैं. क्रिकेट में जैसे एक टेस्ट सीरीज़ हो रही है भारत और दरमियान, और उस टेस्ट सीरीज़ के बारे में हर कोई बात कर रहा है. भारत की तवक्कुआत बहुत थी, लेकिन भारतीय टीम अपनी तवक्कुआत के मुताबिक जो टीम से की जा रही थी नहीं खेल सकी है. कप्तान रोहित शर्मा ने होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के हाथों पहले तारीखी क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा उन्हें. फिर ऑस्ट्रेलिया में मुसलसल शिकस्तों पर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया. रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे. भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के 3 मैचेस में महज 31 रन बनाए. तो यही वजह है जो इतनी तनकीद हो रही है भारत की तरफ से भी, फैंस की तरफ से भी. 31 रन उन्होंने बनाए 3 टेस्ट मैचेस में. फिर कोहली नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं जी. यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसी शॉट खेल के आउट हो जाते हैं जब क्रीज पे सेट होते हैं, तो उसके बाद वो अपना नेचुरल गेम ही खेलने में लगे हुए हैं. तो वो सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, वो देख नहीं रहे उस चीज़ को. इस पे ही बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है अभिषेक तिरपाती, इजाज वसीम बाकरी. तो इनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 एंड राइज एंड शाइन. आप लोगों ने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बताइए क्या सूरत हाल है अभी. जैसे इंट्रोडक्शन में आपने सुना होगा कि इंडियन टीम जो है उसकी काफ़ी नई न्यूज़ हमारे पास आ रही है. अभिषेक, ये बताएं क्या चल क्या रहा है इंडियन कैंप पे, क्या चल रहा है और कितनी मायूसी इस वक्त है. क्योंकि देखें, क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, साउथ अफ्रीका की हो, तो एज अ फैन सब पे ही तज्जिया होता है. तो कुछ हालात अच्छे नहीं है. रोहित शर्मा के रिटायरमेंट का ऐलान हो गया. मजीद क्या कोहली के बारे में भी कोई बात हो रही है?
देखिए, मैं अभी जहाँ बैठा हूँ वहीं बगल में भारतीय टीम प्रैक्टिस कर रही है और अभी रोहित शर्मा के रिटायरमेंट का कोई ऐलान नहीं हुआ है। रोहित शर्मा के रिटायरमेंट का ऐलान वो खुद करेंगे अगर वो करेंगे। अभी रोहित शर्मा पीछे प्रैक्टिस सेशन में है और विराट कोहली भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब कोई टीम हारती है तो उसकी आलोचना होती है। भारतीय टीम से ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो WTC फाइनल में क्वालिफाई करे, जो वो अभी तक नहीं कर पाई है और उसके चांस भी बहुत कम है। और भारत के कुछ प्लेयर ऐसे शॉट, जैसे पिछला मैच हम लोग ड्रॉ करा सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे शॉट खेल कर आउट हुए जो ड्रॉ नहीं करा पाई। ये ऑस्ट्रेलिया टीम उतनी मजबूत नहीं थी जिसे हराया ना जा सके या जिससे ड्रॉ ना खेला जा सके। लेकिन हम लोग बहुत सारी गलतियां करके जो है मैच हारे हैं, तो निश्चित तौर पे उसकी सर्जरी होगी। जी बिल्कुल। एजाज से पूछते हैं कि ये जो भारतीय कैंप में जी एजाज, आप क्या कहेंगे भारतीय कैंप में जो नई न्यूज़ आ रही है, गवास्कर काफी नाराज नजर आए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडिया के सीनियर प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि देखें, मेरी एक तरह से बेशक अब इससे एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते हैं, मेरा एक तरह से कंसर्न ये है कि इंडिया ठीक है, एक क्रिकेटिंग पावर नेशन है, लेकिन आप लगातार 2 मरतबा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल चुके हैं, लगातार 2 मरतबा। तो अगर एक और मरतबा, लगातार तीसरी मरतबा इंडिया अगर फाइनल में नहीं पहुंचा और आप लगातार 2 मरतबा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीत चुके हैं, इंडिया वाहिद टीम है जो पिछले 10 साल में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हरा चुकी है। और हमें ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच, सिंगल टेस्ट मैच जीते हुए हमें 28 साल हो गए हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में 1996 के बाद कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है, सिंगल टेस्ट मैच। इंडिया 2 मरतबा सीरीज जीता है पिछले 10 साल में। आप लगातार 2 मरतबा WTC के फाइनल में पहुंचे हैं। तो अगर इस बार इंडियन क्रिकेट टीम WTC के फाइनल में नहीं पहुंची है या बॉर्डर गवास्कर नहीं जीती है, तो इंडियन मीडिया ने तलवारें निकाल के रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर चलाना शुरू कर दिए हैं। मेरा जाती ख्याल ये है कि थोड़ी सी ज्यादती की है इंडियन मीडिया ने। ठीक है, अवाम की तवक्कुआत होनी चाहिए, मीडिया की तवक्कुआत भी होनी चाहिए, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि लगातार तीसरी मर्तबा भी आपने जीतना था। जी आपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है। अब इंडियन टीम के अंदर थोड़े से इश्यूज उनके जरूर होंगे, कल भी खबरें आई हैं ड्रेसिंग रूम की, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ ही हमने जीतना है। अच्छा अभिषेक, आप ये कहिएगा, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है या ऑस्ट्रेलियन टीम भारत आती है तो बहुत टॉक ऑफ, यानी अखबारात भरे पड़े होते हैं, हेडलाइंस, टॉप स्टोरीज। तो वहाँ जो कुछ कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं विराट कोहली को लेकर, फिर अखबारात जिस तरीके से उन पर तनकीद कर रहे हैं वो भी हमने देखा। तो क्या ये जो कंट्रोवर्सीज है या अखबारात का प्रेशर है, ज़राए अबलाग का जो प्रेशर आ रहा है, ये क्या खिलाड़ी थोड़ा सा प्रेशराइज हो रहे हैं इसकी वजह से और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? आप क्या फील क्या है ओवरऑल वहां की? पहले मैं बाकरी जी का जवाब देना चाहूंगा कि 2 WTC फाइनल जीत लिए और ये जीत लिया, वो जीत लिया। देखिए, जैसी टीम होती है उससे उस तरीके की एक्सपेक्टेशन होती है, और जैसे भारत के जर्नलिस्ट हैं तो उस लेवल की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आप पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, आप अपनी टीम को देख के उस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है। और एक और चीज है कि सिर्फ WTC फाइनल में हार या BGT में हार ये मामला नहीं है। अभी भारतीय टीम न्यूजीलैंड में घर पे पहली बार, बहुत 40-45 साल में पहली बार न्यूजीलैंड से 0-3 से सीरीज हारी। और ऐसे ही कोई रिकॉर्ड था जो बहुत सालों का है कि हमें गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद वनडे सीरीज में श्रीलंका से हार में झेलनी पड़ी। तो ऐसी बहुत सारी बातें, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप आए थोड़ा सा पढ़ लिख कर आए, थोड़ा जानकारी लेके आए, सिर्फ जर्नलिस्ट पे सवाल मत उठाएं। जर्नलिस्ट भारत के काफी पढ़े लिखे हैं और सोच समझ के सवाल उठाते हैं। और अभिषेक, गौतम गंभीर की कोचिंग को कैसे आप देख रहे हैं? खैर, उन्होंने भी खिलाड़ियों पे तनकीद किया कि नेचुरल गेम के नाम पर, जैसे गवास्कर का भी वो बड़ा वायरल हुई है वो चीज जब ऋषभ पंत ने गलत शॉट खेली और स्टूपिड उन्होंने उसको 3-4 दफा उन्होंने कहा। और गंभीर भी यही कह रहे हैं कि नेचुरल गेम के नाम पर आप ऐसे नहीं खेल सकते, जो डिमांड ऑफ द सिचुएशन है उसके हिसाब से खेलना होगा गेम। देखिए, गौतम गंभीर के कहने से काम नहीं चलेगा। गौतम गंभीर को कोच बनाया गया है इन सब चीजों को सुधारने के लिए। गौतम गंभीर के, और ये ऐसा नहीं है कि अभी पिछले टेस्ट में हुआ। गौतम गंभीर जाके 7वें टेस्ट में क्यों जागे? 3 टेस्ट में न्यूजीलैंड
के विरुद्ध भी ये हो चुका था और 4 टेस्ट में यहाँ ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भी हो चुका। तो गौतम गंभीर को थोड़ा जल्दी जागना चाहिए था। लंबी नींद जो होती है वो हर किसी के लिए खतरनाक होती है, तो इसलिए गौतम गंभीर की जब कुर्सी हिली है तब इस तरीके की खबरें सामने आई हैं। राइट। हम इजाज आपसे अगर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सेकंड टेस्ट कल टेस्ट मैच स्टार्ट होने जा रहा है, कॉम्बिनेशन टीम की जो है वो क्या आपको सही लग रही है या हमें स्पिनर्स को ऐड करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस सवाल से पहले मैं त्रिपाठी भाई को जवाब देना चाहूंगा जो वो कहते हैं कि जनाब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल मालूम है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका से वनडे सीरीज हारी, न्यूजीलैंड से होम सीरीज हारी है। आपने पिछले साल वर्ल्ड कप भी जीता है और उसको अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं। तो मेरा भाई ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ हमने ही जीतना है, बाकियों को भी थोड़ा सा कुछ जीतने दे। इंडियन मीडिया ने ज्यादती की है रोहित और विराट के साथ। आप एग्री करें या ना करें, मेरा ये मानना है कि ये ज्यादती है। पाकिस्तान के स्टार्स के साथ हम लोग भी समटाइम ज्यादती करते हैं, लेकिन इस बार ज्यादती हुई है दोनों के साथ, जो यकतरफा उनके ऊपर चढ़ाई कर दी है। आप किसी के 15 साल कैरियर को 2 सीरीज के अंदर आप उसको नहीं फैसला कर सकते हैं कि ये प्लेयर्स टीम पे भारी हो चुके हैं। जहां तक पाकिस्तान टीम की बात है तो पाकिस्तान को भी बाकरी साहब रोहित शर्मा और विराट कोहली के पिछले 4 साल के टेस्ट के रिकॉर्ड आपको पता है? लेकिन उनकी एवरेज गिर गई, कोहली की तो एवरेज गिर गई ना। 56। अगर आपको जाती लग रही है तो आप कृपया करके पिछले 4 साल के रिकॉर्ड गूगल में या क्रिक इन्फो में सर्च कर लें, उसके बाद आप बात कीजिएगा। अच्छा, एक चीज आप बताइए अभिषेक, ये जो अब कोहली वाला जो इंसिडेंट हुआ, ये गैर जरूरी तौर पर कोहली ने शोल्डर मार दिया, वो क्या अपनी परफॉर्मेंस की वजह से थोड़ा डेस्परेट हो गए थे या फिर वो स्लेजिंग निश्चित तौर पे ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट इस तरीके का क्रिकेट नहीं है कि आप जाके किसी 19 साल के युवा को कंधा मारे। लेकिन उसके बाद जो यहाँ के प्रशंसकों ने किया वो भी बहुत गलत किया। यहाँ पे बहुत इस तरीके की बातें, बहुत गालियां बकी गई, बू किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया में जब आते हो इस तरीके का क्रिकेट होता है। लेकिन मैं पर्सनली यही कहना चाहूंगा कि एक सीनियर क्रिकेटर को एक जो पदार्पण कर रहे क्रिकेटर से इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, और यहाँ के जो प्रशंसक हैं उनको भी गरिमा बना के रखनी चाहिए थी। जी, और डीआरएस में भी बड़ी बात हुई, गवास्कर का वो भी क्लिप बड़ा वायरल हुआ जिसमें एक क्रूशियल मोमेंट पे आपके सेट बैट्समैन कॉट बिहाइंड हो गए और वो डीआरएस में कोई डिविएट भी नहीं किया, बॉल नजर भी नहीं आया, उन्होंने कहा खत्म कर दे फिर टेक्नोलॉजी अगर। तो इस टूर में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया की। देखिए, जब कंपटीशन बहुत टफ होता है तो दोनों टीमें जीत के लिए खेलती हैं, और जब जीत के लिए खेलती हैं तो कंट्रोवर्सी होती है। वो आपने देखा होगा कि जिस डीआरएस की आप बात कर रहे हैं जिस डीआरएस की बात कर रहे हैं उस डीआरएस में गेंद जो है, जो डीआरएस की जो टेक्निक थी उसमें वो गेंद जो बल्ले को छूते हुए नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद उनको आउट दिया गया, क्योंकि जो तीसरे अंपायर थे, जो बांग्लादेशी अंपायर हैं, उनको ये लगा कि गेंद ने जो ग्लव्स के पास आके अपना रास्ता बदला है। तो वो इस अंदाजे पे पहुंचे कि गेंद उनके अंगूठे या ग्लव्स पे लगकर जो है मुड़ी है। जब आप तुरंत देखते हो तो आपको लगता है कि बेईमानी हुई या वो हुआ, लेकिन जब आप बहुत देर आकलन करते हो, रूल्स पढ़ते हो, तो आपको लगता है कि नहीं अंपायर सही थे। सही। अच्छा इजाज, मैं आपसे दोबारा यही सवाल करूंगी कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच है कल, टेस्ट सेकंड टेस्ट मैच है, तो क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन हमारी सही है या इसमें स्पिनर्स को ऐड करना चाहिए? एक स्पिनर तो जाना चाहिए। पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन के अंदर थोड़े से इश्यूज तो हैं, आपको 20 आउट करने पड़ते हैं, और हमने पिछले टेस्ट मैच के अंदर 18 विकेट ली और आखिर में पाकिस्तान के कप्तान ने 51 रन की पार्टनरशिप करा दी 9वीं विकेट के ऊपर जी। तो एक बैटिंग हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ठीक होनी पड़ेगी। जैसे इंडिया के कप्तान इस वक्त मुश्किल के अंदर है, तो हमारे कप्तान भी मुश्किल से 50 भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से शान मसूद पर बहुत सारे सवालात हैं। बाबर आजम अपनी 50 मुकम्मल करने के बाद अगर आउट होंगे तो उससे टीम का नुकसान होगा। उनकी एवरेज सबको अच्छी नजर आती है, लेकिन आपको अपनी टीम को मैचेस जितवाने और कितना अरसा इंतजार करना है हम सब ने कि ये इनको एक और मौका दिया जाए, एक और मौका दिया जाए तो ये फॉर्म में आ जाए। तो सबको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, और शान मसूद की कप्तानी के अंदर बहुत सारे कमियां हैं, उनको वो दूर करनी पड़ेंगी।
अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि शान मसूद इसी तरीके की कप्तानी करते रहे तो वो फ्यूचर में पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान अच्छा का होता। एजाज ये भी बताइए कि बाबर आजम ने 50 एक बहुत अरसे पहले बनाया था, 20 इनिंग्स लगी उन्हें ये 50 बनाने में, 50 बनाने में, दैट्स अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ आवर टाइम एंड द क्रिकेट टाइम। तो क्या कहेंगे, परफॉर्मेंस नजर आ रही है बहुत? या डोमेस्टिक जाना चाहिए उनको, डोमेस्टिक में जाना चाहिए अगर इस टेस्ट में भी परफॉर्म नहीं करते हैं। वो डोमेस्टिक में क्यों नहीं जाते हैं? डोमेस्टिक में हमारे प्लेयर्स खेलते ही नहीं है। कायद आजम ट्रॉफी शायद साइम अयूब एक वाहिद प्लेयर है टीम के अंदर जो कायद आजम ट्रॉफी खेल के आए हुए हैं और कोई कायद आजम ट्रॉफी नहीं खेलता है। एक ही प्रॉब्लम है हमारी क्रिकेट का कि बाबर आजम को अगर आप टीम से ड्रॉप करते हैं तो आपके पास बेंच के ऊपर एक ही कामरान गुलाम बैठे थे, आपने उनको स्क्वाड में ऐड कर लिया और बाबर भी स्क्वाड के अंदर ऐड है। तो बाबर के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में हम सब देखते हैं ऐसे कोई बड़े नाम नहीं है जिनकी 8-10 सेंचुरियां हो या 4-5। अभिषेक आप क्या कहेंगे? हमारी कुछ सिमिलर इस मामले में तो सूरत हाल है। भारतीय टीम की भी बात की जाए तो सीनियर्स और उनमें वो फ्लेयर नजर नहीं आ रहा है। आपके जो कमेंटेटर्स हैं या आपके जो एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि अब उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और क्या डोमेस्टिक जाते हैं कोहली और उनको जाना चाहिए? रोहित शर्मा तो खैर अब करियर के एंड पे शायद कोहली 2-3 साल खेलें, क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल सही बात है कि कोहली, आपको याद होगा कि सचिन तेंदुलकर को रिटायरमेंट हुए कितने साल बीत गए, लेकिन अगर आप आंकड़ों में जाओगे तो कोहली के बाद भी सचिन तेंदुलकर ने, मतलब अगर ईयर की बात करें तो कोहली ने सचिन से पहले रणजी ट्रॉफी मैच खेला था। सचिन ने 40 साल की उम्र में भी रणजी ट्रॉफी मैच खेला और उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेली और फिर वो रिटायरमेंट लिया। तो इसे कमिटमेंट कहते हैं। मतलब सचिन को रिटायरमेंट हुए इतने साल हो गए, इसके बावजूद कोहली रणजी मैच नहीं खेल पाए। और जो बाकरी साहब बड़ा समर्थन कर रहे थे उनको ये मैं बता दूं, पिछले 4 साल में विराट कोहली ने सिर्फ 2000 रन बनाए और 30 के आसपास उनका एवरेज है। कुछ भी नहीं। और रोहित शर्मा ने पिछले 4 साल में 2200-2300 रन बनाए हैं, उनका भी एवरेज 35-36 के आसपास है। तो अगर आप 4 साल से एक ही फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, अच्छा कुछ कैप्टनसी की थोड़ी कैप्टनसी की भी अब अगर बात करें, अब बुमराह को एग्जॉस्ट कर रहे हैं आप और ये भी बात हो रही है कि इतने ज्यादा ओवर्स उनसे कराए जा रहे हैं, सिर्फ उन पर ही डिपेंड किया जा रहा है। तो फिर ये जो आईसीसी का इवेंट आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, इस तक आते आते कोई इंजरी का भी खदशा है, तो सही यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं रोहित शर्मा या उनके पास ऑप्शन ही है? नहीं, आप देखिए ना, ऑप्शन आपने इस तरीके के चुने हैं कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचे हैं। आप हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज को लेके आए। मोहम्मद सिराज पिछली अगर मैचों को छोड़ दें तो बाकी उन्होंने 4 मैच में टेलेंडर्स के विकेट लिए। वो आपके तेज बॉलर हैं, आपके ओपनिंग बॉलर हैं, आपके स्ट्राइकर बॉलर हैं। अगर स्ट्राइकर बॉलर जो है जसप्रीत बुमराह का समर्थन नहीं करेगा, 1-2 विकेट सामने से नहीं लेगा नई गेंद से, तो उसका फायदा क्या हुआ? और आकाशदीप आए थे, उनको विकेट नहीं मिले, उनके बैक में दर्द है, वो इस मैच में नहीं खेलेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा को आपको खिलाना पड़ेगा। मोहम्मद सिराज आपकी मजबूरी है क्योंकि मोहम्मद शमी अभी फिट नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो निश्चित तौर पर परेशानी का विषय है। और कप्तानी भी थकी सी लगी है। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने तो ये तय कर लिया कि उनकी लास्ट टेस्ट सीरीज है, लेकिन विराट कोहली को भी जाना चाहिए। उनका 4 साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। वो 4 साल में 3 सेंचुरी मार पाए हैं, बहुत खराब परफॉर्मेंस है। उन 3 सेंचुरी में 2 सेंचुरी पाटा विकेट पे रही हैं। तो ऑफ साइड पर आती हुई गेंद पे वो ऐसे ललचा जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब उनमें क्रिकेट बाकी है। जी एजाज, आप क्या कह रहे हैं? इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है। जी एजाज भाई, आप क्या कह रहे हैं? अब बेशक भाई, आप क्योंकि टीम के साथ सिडनी में ही हैं, आप फॉलो करते हैं, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट आपका तज्जिया है कि दोनों की तकरीबन खत्म हो चुकी है। वनडे फॉर्मेट के लिए दोनों सूटेबल हैं। आप सब लोग क्या फील करते हैं? वनडे के लिए इनको कंटिन्यू करना चाहिए दोनों को? हाँ, ये लोग T20 प्रारूप छोड़ चुके हैं। वनडे तक इनको कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी तक खेलना चाहिए। उसके बाद परफॉर्मेंस के बाद सोचना चाहिए कि ये वनडे फॉर्मेट को सूट करते हैं कि नहीं करते। बिल्कुल ठीक है।
एजाज वसीम बकरी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अभिषेक त्रिपाठी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और अपना तज्जिया दिया। भाई भारत और पाकिस्तान की बात हुई है इसमें, मगर देखिए ना, कभी कभी होता है कि परफॉर्मेंस अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है, चाहे वो इंडियन टीम की हो, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, या पाकिस्तान टीम की जो अभी हमने रिसेंट टाइम्स में देखे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, बट ओवरऑल बेहतर होने की दोनों टीम्स को जरूरत है। बिल्कुल गुंजाइश है। तो एक ब्रेक लेना है यहाँ, ब्रेक के बाद हम आते हैं, देखते रहिए राइज एंड शाइन। जी वेलकम बैक नाजरीन। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम राइज एंड शाइन पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, वुमेन इन स्पोर्ट्स की बात करें, और वो सारी ख़वातीन और यंग यूथ जो है हमारी पाकिस्तान की, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अनबिलीवेबल काम कर रही हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, उसी तरह की आज सुपरस्टार हमारे साथ स्पोर्ट्स की मौजूद है, हरीम मलिक। पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया। 2023 में कोयटा में होने वाली 34वीं नेशनल गेम्स के दौरान हरीम मलिक दुनिया के सामने आई हैं, जब इन्होंने सिंध की तरफ से 3 गोल्ड मेडल हासिल किए और 13 से 14 साल की कैटेगरी और अब 15 से 16 बरस की कैटेगरी में रिकॉर्ड भी बनाया है। तो ये आप मनाजिर देख रहे हैं हरीम के ट्रेनिंग करते हुए और जब उन्होंने लिफ्ट किया। जी जी हमारे साथ मौजूद हैं हरीम मलिक और उनकी वालदा भी मौजूद हैं हाजरा नईम। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। भाई हरीम, ये जो आपके विजुअल आ रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए, आप अपने सर पे आपने बोतल रखी हुई है, दैट्स लाइक इंटेंस प्रैक्टिस। व्हाट सॉर्ट ऑफ, एक तो पहले ये बताइए कि स्विमिंग में आई कैसे, और फिर कौन सी सॉर्ट ऑफ स्विमिंग करती हैं आप, कौन सा स्टाइल ऑफ स्विमिंग? मैंने स्विमिंग कंपेटिटिवली स्टार्ट किया 8 साल पर। मेरा पहला सिंध ओपन 8 साल पे था। उधर मैंने ज़्यादा हासिल नहीं किया, मगर मेरे अम्मी अब्बू का शौक़ था कि मैं कोई स्पोर्ट में जाऊं, तो उनने मुझे मोटिवेट किया और उनने मुझे पुश किया कि मैं करूं, और फिर बाद में जाकर इनकी मेहनत का फल जी आपने हासिल किया। हाँ, ये स्विमिंग तो खैर बच्चे उनको शौक ही होता है, लेकिन ये कि शौक को फिर आपने प्रोफेशनली लेना और फिर ये मेडल्स जीतना, ये एक नेक्स्ट लेवल बात है। तो इसके लिए कितनी मेहनत आपने की और इसके लिए क्या सपोर्ट रही? ट्रेनिंग में साथ जाती थी आपके, और क्या जरा वो जर्नी बताइए। मेहनत इस लेवल पर, जैसे नेशनल लेवल पर करना बहुत मुश्किल काम है। 3 से 4 घंटे मुझे ट्रेन करना होता है हर दिन, और ऑब्वियसली स्टडीज़ भी मुश्किल हो जाती हैं। मेरे अम्मी अब्बू का उनने बहुत मेहनत की और उन्हें बहुत सपोर्ट किया। वो मम्मी मुझे हर दिन लेकर जाती थी जब मैं छोटी थी, और अब्बू ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया और उनने ही मुझे स्विमिंग सिखाई थी। अच्छा, हाउ नाइस। हाजरा, ये बताइए एज अ पेरेंट, हम ये आगाही देना चाहते हैं और पेरेंट्स को भी आपके थ्रू, कि कितना ज़रूरी है कि एक आपकी औलाद जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हिस्सा ले, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फिजिकल एक्टिविटीज़, बिकॉज आजकल स्क्रीन और मॉनिटर, उससे आगे बढ़ता ही नहीं है बच्चा। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट? और ये आपको नज़र आया इनमें टैलेंट, या यू सेड कि नहीं बस मेरी औलाद है, मैंने उसको इस ट्रैक पे ले जाना है? जी एक्चुअली शुरू तो हमने इस तरह किया था कि नहीं, हमें भी यही था कि बच्चे ये टैबलेट से और ये जितना भी ये ऑनलाइन स्टफ है, इन चीज़ों से बच्चे जो है वो डिस्ट्रैक्ट हों और किसी पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ रहे हैं। तो हम इनको स्पोर्ट्स में लेके जाते थे। शी हैज़ बीन अ गुड स्पोर्ट्समैन, मतलब सिंस वेरी अर्ली एज। वो अपने स्कूल में एथलेटिक्स में सब में बहुत अच्छी थी। तो लेकिन ये कि जब स्विमिंग में आई, तो स्विमिंग इज़ अ वेरी कम्पिटिटिव स्पोर्ट, हमें भी नहीं पता था। जब शुरू में इसने 1-2 मेडल्स जीते, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने ग्रो किया, तो एहसास हुआ कि नहीं, शी कैन डू इट, शी इज़ स्किलफुल माशाल्लाह। तो लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है इसके अंदर, क्योंकि स्विमिंग का ये कि इफ़ यू कैन नॉट डू लाइक कि एक दिन आपने किया एक दिन आपने नहीं किया। इट्स अ डेली रूटीन, डेली ट्रेनिंग, अदरवाइज आपके बिल्कुल सेकंड्स में आपके कॉम्पिटिशन होता है। तो हरीम, ये तो सिंध के लेवल पे तो आपने खैर मेडल्स जीत लिए पाकिस्तान, लेकिन जब इंटरनेशनल आप जाते हैं तो पाकिस्तानी स्विमर्स को इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए हम नहीं देखते हैं। तो क्या यानी ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम है, या फिर डाइट का मसला है, टेक्निक, कोचिंग नहीं है, इसकी वजह क्या देखती हैं? और आप चाहती हैं कॉम्पीट करें इंटरनेशनली? जी मैंने इस साल मैंने
ایشین ایج گروپ میں میں نے حصہ لیا تھا اور پچھلے سال میں نے کامن ویلتھ میں حصہ لیا تھا. تو اس لیول پہ پہنچنا بہت مشکل کار ہے کیونکہ پاکستان میں کوئی ریسورسز ہے نہیں, ہمارے پاس فیسلٹیز ہے نہیں. جیسے اگر میں کراچی میں رہتی ہوں تو کراچی میں ہمارے پاس 15 میٹر پول ہے نہیں, خالی KMC ہے اور اس میں بھی وہ زیادہ ہائی کوالٹی کا نہیں ہے. تو پھر مشکل کام ہوتا ہے اور اوور آل ہماری ٹریننگ مشکل ہوتی ہے اور کوچنگ اچھی مل نہیں سکتی کیونکہ ہمارے پاس انٹرنیشنل کوچز نہیں ہیں, انہوں نے اس طرح کے کورسز نہیں کیے جیسے دوسری کنٹری میں کرتے. پاکستان میں ٹیلنٹ ہے مگر ہم اس ٹیلنٹ کو یوز نہیں کر سکتے. سو اٹس سو امپورٹنٹ. تو حاجرہ آپ اس چیز سے کیسے دس از اے ہرڈل کہ جو فیسیلیٹیشن نہیں ہے یہاں پہ, اس کے باوجود آپ اپنے بچوں کو پش کرتی ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ پاکستان سے باہر لے جائیں ان کو اور ان کو ٹریننگ کروائیں تاکہ وہ ان کی ٹیکنیکس جو ہے اور ان کی جو کوچنگ ٹیکنیکس ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں؟ جی بالکل, کیونکہ باہر بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں, ہمارا بہت دل کرتا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ ہم ظاہر ہے اپنی ہی اس کے اوپر لے کے جاتے ہیں بچوں کو, پھر بچوں کی پڑھائی ان کے ایکیڈیمکس بھی افیکٹ ہوتے ہیں. تو یوزولی ہمارے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ سمرز میں لے گئے بچوں کو اور آپ نے تھوڑا سا کورس کرا دیا. دس از واٹ وی کین ڈو بیکاز اسکولنگ ہے, سب کچھ ہے, ہمیں یہ اتنا لیوریج نہیں ملتا کہ ہم بہت زیادہ ٹرین کر سکیں باہر لے جا. اچھا یہ بتائیے, پاکستان اسپورٹس بورڈ سے یا اولمپک ایسوسی ایشن سے آپ کا کوئی کنیکشن ہوا یا آپ کا کوئی رابطہ ہے یا یو وانٹ ٹو اسٹے ان ٹچ تاکہ وہ حریم کے فیوچر کے لیے بہتر ہو ثابت؟ بیسیکلی ہماری سوئمنگ فیڈریشن کے ساتھ ہوتی ہے کانٹیکٹ بھی ہوتا ہے, اور جب کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس بچی کو بھیجنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنی کنسینٹ بتائیں, اپنا ٹائم بتائیں کہ اف یو آر اویلیبل. تو اس تک ہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ آگے نہیں بڑھی ہے بات. اور آپ کی انسپریشن کیا ہے حریم؟ کون سے سوئمرز ہیں جن کو دیکھتی ہیں انٹرنیشنلی, ان کے جیسا آپ سوئم کرنا چاہتی ہیں؟ جی میرے پاس بہت سارا انسپریشن ہے, جیسے کہ ابھی گریچن ولسن, ان نے کتنے سارے لائک ورلڈ ریکارڈ توڑے ابھی ورلڈ چیمپئنس میں, وہ میں نے انسپریشن لیا. اور پھر میرے ماں باپ بھی انسپریشن ہے. زبردست. اچھا وہ سوئمنگ اگینسٹ ٹائڈ بھی وہ کرتے ہیں نا سوئمرز, یہ والی پریکٹس پاکستان میں ہے یہ فیسلٹیز اس طرح کی؟ نہیں اس طرح کی نہیں ہے. اب دیکھیں نا یہ کتنا بیسک ہے. یہ ہم نے سوئمرز کو دیکھا ہے ٹرین کرتے ہوئے کہ وہ بہاؤ کے اگینسٹ سوئم کر رہا ہوتا ہے تو ان میں اسٹرینتھ آتی ہے. کیا کرتی ہے اسٹرینتھ کے لیے؟ از دیر آئی مین اپارٹ فرام ٹریننگ حریم کوئی کھانے پینے کی چیزیں, ڈائٹ آپ دیکھتی ہیں کہ بھائی لاٹ آف ٹائم اسپورٹس مین جو ہوتے ہیں وہ گوشت اور چکن سے دور رہتے ہیں اور سبزیوں پہ زیادہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں, سو سم تھنگ لائک دیٹ اپنے ڈائٹ کانشیس رہتی ہیں؟ اماں کو تنگ کرتی ہیں میں یہ نہیں کھاؤں گی, میں یہ کھاؤں گی؟ جی میرے لیے ڈائٹ بہت مشکل کام ہے کیونکہ میں پکی ایٹر ہوں, تو امی سارا ڈائٹ. سب سے پہلے تو یہی مشکل ہے. ہاں پکی ایٹر پہ ہی ختم ہو گئی کہانی. ہاں اماں جی مگر میں پروٹین پہ زیادہ ایمفسائز کرتی ہوں کیونکہ ویجیٹیبل اوبویسلی وہ پرپورشن کرنا ہوتا ہے اپنے کھانے کو, تو خالی پروٹین نہیں کھا سکتے, خالی ویجیٹیبل نہیں کھا سکتے, آپ کو دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اور یہ جو ڈائٹ ہے یہ آپ کے کوچ بنا کے آپ کو دیتے ہیں یا بس اماں اور آپ کے ساتھ, یا آپ کے کوئی اسکول میں جو کوچز ہیں یا کوئی بھی ٹریننگ سب خود کرتی ہیں آپ؟ نہیں میں نہیں کرتی, امی ابو کرتے ہیں, اور وہ کوچ بھی ہم کو ایڈوائز کرتے کہ یہ کھایا کرو, یہ کمپٹیشن سے پہلے بھی اسپیسیفک ٹائپ آف کھانا کھانا چاہیے. جیسے میرے کوچ بولتے ہیں کہ چیز اور جیسے یہ ہیوی چیزیں نہیں کھاؤ کیونکہ اس سے بلوٹ بنتا ہے, پھر سوئمنگ کرنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ کیٹیگریز اس کی کیا ہوتی ہیں؟ ایک بٹر فلائی بھی کیٹیگری ہے اس کی, بیک اسٹروک ہوتی ہے, فری اسٹائل ہوتی ہے, تو ان ساری کیٹیگریز میں آپ کون سی کیٹیگری میں آپ زیادہ کمفرٹیبل ہیں؟ میں بیسٹ اسٹروک, بٹر فلائی اور IM میں. انڈیویجول میڈلے ہے جس میں جیسے 4 حصے ہوتے ہیں انڈیویجول میڈل کے, یہ سارے اسٹروک ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ تو سارے مشکل والے اسٹروکس آپ کرتی ہیں. ہاؤ امیزنگ از دیٹ. اچھا حاجرہ یہ بتائیے, وتھ این ایتھلیٹ لائک دیٹ, اسکول جس اسکول میں حریم پڑھتی ہیں, کیا اسکول فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ان کو پڑھائی کی, کوئی لیوے دیتا ہے کہ چلیں یہ پاکستان میں نام روشن کریے, یا کوئی اسکالرشپس؟ بالکل نہیں, اسکول کے لیول پہ تو کوئی اسکالرشپ نہیں ہوتی,
اور میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں یونیورسٹی لیول پہ بھی کوئی اسکالرشپ نہیں ہوتی ہے. انفیکٹ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ مل جاتی ہے, لیکن نیشنل لیول پہ دے جسٹ سی یور گریڈس, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی ایسی بچوں کو لیوریج ملتی ہے. لیکن یہ کہ اسکول سے ہمیں یہ سپورٹ ضرور ملتی ہے کہ جب ہمیں کہیں انٹرنیشنلی جانا ہوتا ہے یا ہمیں لیو چاہیے ہوتی ہے تو مطلب وہ بڑا جنرسلی ہم کو آفر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وی ول لائک, اس کو مارک نہیں کرتے ایبسنٹ, اور اس طرح کی فیسلٹی اس کو کمپنسیٹ کرتے جی ہیں. زبردست بھائی. حریم, وی وش یو آل دا بیسٹ اینڈ وی ریئلی ہوپ کہ ہاجرہ جیسی مائیں اور بھی اور بچیوں کو اور لڑکے لڑکیوں کو جن میں ٹیلنٹ ہے ان کو ملے, تاکہ ان کو موٹیویٹ کیا جا سکے, آگے بڑھایا جا سکے, اور پھر وہ پاکستان کا نام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جا کے روشن کرے. حریم, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جب آپ نے گولڈ میڈل پہنا ہوا ہوگا, رائٹ؟ زبردست جی. ناظرین, یہاں وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ہم بریک پہ جاتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. اٹس اے جیم پیک شو. ویلکم بیک ناظرین, دس از آور ٹائم چیک فار کافی. سردیوں میں تو کافی کا مزہ ہی کچھ ہے نا بھائی, اور باہر سے جب کافی آتی ہے تو اور مزے کی ہوتی ہے نا. تو اسی طرح جی ہم باہر کی طرف یعنی پاکستان سے باہر رخ کرتے ہیں اپنے اوورسیز پاکستانیوں کی جرنی کو لے کر. ابھی ہم نے آپ کی ملاقات کروائی ایک بہترین سوئمر سے جو پاکستان کا نام انشاءاللہ پاکستان میں تو روشن کریں گی, لیکن باہر بھی ان کے لیے فٹنس ٹریننگ کتنی ضرورت ہے تو اس پہ بھی ہم کنیکٹ کرتے ہیں. فائزہ محسن نے ہمیں جوائن کیا ہے, فٹنس ٹرینر ہیں, دبئی میں رہتی ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم فائزہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو یہ بتائیے پاکستان سے جانے کا فیصلہ کن حالات میں کیا, اور کیا آپ خوش ہیں دبئی میں؟ جی الحمدللہ میں بہت خوش ہوں دبئی میں, اور پاکستان سے دبئی آنے کا فیصلہ اس لیے ہوا کہ میری شادی ہو گئی تھی, تو ہسبینڈ جو تھے ان کا بزنس دبئی میں تھا, وہ بھی فٹنس ٹرینر ہے, ایکچولی ان کے جیمز ہیں یہاں پہ, تو اس وجہ سے. تو یہ تو بیسٹ کمبینیشن ہو گئی بھائی, ایک فٹنس ٹرینر کو دوسرا مل گیا تو بزنس بھی اچھا ہے, لائف بھی اچھی ہے. جی 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 زبردست. بالکل. تو جب بتائیے, تو دبئی میں آپ یہ بتائیں کہ فٹنس کے مسائل کتنے ہیں لوگوں کو, کیا وہاں پہ بھی یہ جو فاسٹ فوڈ کا بڑا رجحان ہے, پیزا اور پھر برگر, اور پھر موٹے ہو جاتے ہیں پھر آپ کے پاس آتے ہیں, یا پھر ہیلتھ کانشیس ہیں وہاں لوگ؟ دیکھیے اب سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں نا گلوبلی کافی اویئرنیس آ رہی ہے, بٹ اسٹل جو لائف اسٹائل ہے لوگوں کے, وہ چاہے پاکستان ہو یا دبئی ہو, اور اسپیشلی آئی تھنک دبئی میں بھی بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کا ٹرینڈ ہے, تو بالکل لوگ کھا کھا کے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کا فیٹ نکالتے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے فائزہ کہ فٹنس کے لیے ایک بہترین ہائیجینک لائف اسٹائل جس میں آپ کا کھانا بھی اچھا ہو, تو کیا آپ وہ ایڈوائز بھی دیتی ہیں کہ آپ کو کھانا کیا کھانا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے جو ہے نا فٹنس کے لیے وہ ہے ہی ہمارا فوڈ, سارا میٹر جو کرتا ہے نا وہ ہے ہی ہماری ڈائٹ. تو آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ہم ٹھیک کرواتے ہیں, اور اس کے بعد انٹر کرتے ہیں آپ کی لائف میں ایکسرسائز, جو کہ آپ کی زندگی ٹوٹلی چینج کر دیتی ہے, اور ایکچوئل فٹنس آپ کی زندگی میں ان دونوں کے کمبینیشن کو فالو کرنے سے آتی ہے. رائٹ. زہیب, ہم نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ڈپریشن جو ہے, ڈپریشن سے بھی لوگ دور تبھی جاتے ہیں جب اپنے لائف سٹائل کو, اپنی فٹنس کو پرائیورٹی دیتے ہیں. تو فائزہ آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو ڈپریسڈ ہوں یا مینٹلی تھوڑے انریسٹڈ ہوں اور فٹنس سے ان کی زندگیاں بدلی ہوں؟ جی بالکل. آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں مزے کی, ہمارے جمز میں جتنے لوگ آتے ہیں نا, اسپیشلی جو لیڈیز ہوتی ہیں, وہ پتلے ہونے سے زیادہ ان کا یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہمیں ڈپریشن ہے اور ہمیں ڈاکٹر نے کہا آپ جم جوائن کریں. تو ڈیفینیٹلی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ڈپریشن سے دور بھاگنے کے لیے جم آتے ہیں, اور ان کا ڈپریشن کافی ریلیز بھی ہوتا ہے, کیونکہ ایکسرسائز آپ کی باڈی میں ہیپی ہارمونز ریلیز کرتی ہے, آپ کے سارے ہارمونز کو ریگولیٹ کرتی ہے. اٹ ریئلی ہیلپس ا لاٹ. اور پاکستانی خواتین کے بارے میں کیا کہیں گی؟ ہم نے دیکھا ہے کہ فٹنس کا خیال پھر وہ کم ہی رکھتی ہیں, شادی کے بعد بچے اور یہ وہ ان میں لگ جاتی ہیں, اور پھر ہیلتھ پرابلم ان کو ہوتی ہے, پھر اس کا ڈیزیز بھی. ان کو کیا میسج دیں گی آپ اپنی طرف سے؟
देखिए, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी अपने तौर पे जो एक रोल प्ले कर सकती हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैं फ्री लाइव सेशंस देती हूँ, फ्री चैलेंजेस करवाती हूँ, और उसमें मैं जो वेट लॉस करता हूँ उसको गिफ्ट भी देती हूँ। और ज्यादातर लेडीज वही आती हैं जो मैरिड होती हैं और बच्चे पैदा किए होते हैं, तो उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है और वो ये समझती हैं कि अब हम पतले नहीं हो सकते। मेरे भी 4 बच्चे हैं और देखिए मैंने खुद अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है। मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल खुद भी फॉलो करती हूँ और एक्सरसाइज को रेगुलरली रूटीन में रखती हूँ। और अगर आप लोगों को ऐसे लगता है कि मेरा सारा लेडीज को मैसेज है, जितनी भी मुझे सुनेंगी, कि अगर आपको ये लगता है कि आपको जिम जाने की परमिशन नहीं, आप जिम जा नहीं सकते, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपने सिर्फ 1 घंटा निकालना है अपने लिए, आप बेशक घर में वर्कआउट करें। और जो कुछ भी नहीं कर सकता वो एटलीस्ट वॉक कर सकता है। तो प्लीज आप लोग जिंदगी में एक्सरसाइज को जरूर ऐड करें। आपको किसी बोटॉक्स की, किसी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नेचुरली, आपकी जो है ना एज रिवाइंडर आपका लग जाएगा। सही है। फायजा, ये भी बताइए, क्या आपके जिम में या आपके जो शौहर के जिम है उसमें फिटनेस और लाइफस्टाइल सिर्फ रेगुलर लोगों के लिए उस पे काम होता है, या फिर एथलीट्स भी आते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी लोग आते हैं फिट रहने के लिए? देखिए, मेरे जो हस्बैंड है वो खुद मिस्टर लाहौर हैं 2014, ठीक है, अच्छा। पाकिस्तान में काफी वेल नाउन है, मोहसिन सजाद उनका नाम है। तो हम दोनों मियां बीवी पूरी कोशिश करते हैं, जो भी मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स भी होते हैं, हमारे जिम्स में भी क्लाइंट आते हैं, हम उनको पूरा फॉलो बैक करते हैं ताकि वो अपनी रूटीन को छोड़े ना और रेगुलर रहे। क्योंकि फिटनेस इज सेम लाइक, आप इसको छोड़ के इधर देखेंगे तो वो आपसे बहुत दूर भाग जाती है। अच्छा। तो फिटनेस को पकड़ के रखना होता है, कोई फिट पैदा नहीं होता। और ये भी कहिएगा कोई कि फिट पैदा ये नहीं कीटो होता। डाइट वगैरह और मुख्तलिफ किस्म की डाइट है जिसकी वजह से आपका लिवर और आपकी दीगर हार्ट प्रॉब्लम्स भी लोगों को हो जाती हैं। फिर अगर जिमिंग की बात करें तो लड़के तो स्टेरॉइड्स की तरफ भी जाते हैं, इंजेक्शंस की तरफ भी जाते हैं अपने मसल्स दिखाने के लिए। तो ये वहां पर रुझान कैसा है, उसके बारे में आप क्या कर रही हैं, और ओवरऑल भी इस बारे में कुछ बताइए, मैसेज दीजिए। देखिए, जो सप्लीमेंटेशन वगैरह होती है, जैसे हम कभी बीमार भी होते हैं तो कुछ चीजें नेचुरली, अब किसी के सर में दर्द हुआ, वो सर पे दुपट्टा बांध के बैठ जाता है तो उसकी सर दर्द नहीं ठीक होती, किसी की हो भी जाती है। तो इसमें सप्लीमेंटेशन होती है, स्टीरॉइड्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे सप्लीमेंट्स भी होते हैं, प्रोटीन, जैसे प्रोटीन शेक्स होते हैं, आपका वर्कआउट इंप्रूव करने के लिए भी सप्लीमेंट्स होते हैं। तो ये तो पाकिस्तान हो, दुबई हो, यूके हो, यूएस हो, कोई भी कंट्री हो, तो जितने भी ट्रेनर्स होते हैं तो हम लोग खुद भी यूज करते हैं और एडवाइस भी करते हैं। अब देखिए, कोई बंदा 110 किलो का एक्सरसाइज नहीं हो रही तो हम उसको एक अच्छा सप्लीमेंट रिकमेंड कर देते हैं कि आप ये पी के एक्सरसाइज करें तो डेफिनेटली आपसे अच्छा वर्कआउट हो जाएगा। फायजा, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए किस तरह कंट्रीब्यूट करती हैं दुबई में बैठ के, ये बताइए। जी, पाकिस्तान के लिए पहले तो आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है। तो पाकिस्तान के लिए ये जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे फेसबुक से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि शादी के फौरन बाद से बेबीज हो गए तो बच्चों को इग्नोर ना करने के लिए माँ को बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो कोरोना के टाइम पीरियड में सीखा कि किस तरह से ऑनलाइन काम करना है। तो ऑनलाइन में बहुत ज्यादा ऑनलाइन पाकिस्तानी कम्युनिटी को वक्त देती हैं। थैंक यू सो मच फायजा मोहसिन। हम को विश करते हैं कि आप बेहतरीन से बेहतरीन फिट ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुबई में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी करें। सरवत गिलानी की तरह फिट रहे। ज़ुहैब, आप भी बहुत फिट है। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। पीटीआई और गवर्नमेंट की क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं उस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। अब अपडेट कुछ आपको करते हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अल्लामा नासिर अब्बास ने एहतजाजी धरने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत और अच्छा, ये पहले हम पारा चिनार की सूरत हाल पे आपको बता दें कि एहतजाजी धरने ख़त्म हो गए क्योंकि एक मुआहदा हो गया। अब उस मुआहदे में जो दस्तखत किए गए हैं उससे मुताल्लिक़ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ये कह रहे हैं कि अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है, मुआहदे पर अमल दरामद अब किया जाए ताकि हालात बेहतर हो पारा चिनार के भी, और उसके बाद वो जो सड़क है वो खुलने का काम भी हो। एक तो ये मामला हुआ जो कि अभी आधा हल हो गया है। दूसरी तरफ हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटीज़ के दरमियान मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर है, और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 11:30 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब उसको थोड़ा डिले कर दिया गया, 3 बजे मुज़ाकरात होंगे। तो अब इस दूसरे दौर में मुज़ाकरात के क्या कोई कंक्रीट बात आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है,
اسپیکر ایاز صادق تو پر امید دکھائی دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ دیکھیں گے ان سارے معاملات کو خود اپنے طور پر. اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی. اچھا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینیٹر بھی ہیں, چیئرمین مجلس وحدت المسلمین. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. مذاکرات کی تو ہم بات کریں گے سیاسی یہ جو مذاکرات ہیں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے, لیکن پہلے پارا چنار کے واقعے پر جو احتجاج ہو رہا تھا اس سے متعلق دھرنے ختم کرنے کا اعلان ہو گیا. معاملات حل ہو گئے, معاہدے پر دستخط ہو گئے, اور کیا کچھ ہے اس معاہدے میں یہ بتائیے. جی علامہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ علامہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. جی آواز آ رہی ہے علامہ صاحب آپ کو؟ آپ کی آواز کٹتی ہے, مجھے نہیں سمجھ. جی اب آ رہی ہے آپ کو آواز علامہ صاحب؟ اب آئی ہے لیکن آواز کٹ کے آ رہی ہے. اچھا اگر آپ سن پا رہے, میرا سوال یہی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اور اس کی مذاکرات کی تو بات کریں گے حکومت کی جو آج ہونے جا رہے ہیں, لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. جی علامہ صاحب سے ایک بار پھر ہم رابطہ کریں گے. تو دو معاملے ہیں جس پر ہمیں علامہ صاحب سے بات کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پارا چنار کا واقعہ تھا اس پر بہت احتجاج کیا مجلس وحدت المسلمین نے, اور کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہیں تو ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور نہ کریں کہ پھر ہم الگ ہو جائیں, کیونکہ کے پی کے گورنمنٹ جس طرح اس معاملے کو ٹیکل کر رہی ہے بہت ڈیلے ہو رہا ہے, لنگر آن کیا جا رہا ہے. کیوں ابھی تک معاہدہ نہیں ہوا ہے؟ کیونکہ ایک خبر یہ آئی تھی کہ بھئی ایک فریق نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں, پھر وہ 2-3 دن مزید ڈیلے ہوا, لیکن کل معاہدہ ہو گیا فائنلی. اور اس معاہدہ ہونے کے بعد پیش رفت آگے کیا ہوتی ہے اور کیا یقین دہانی کرائی گئی کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے, یہ بھی پوچھنا ہوگا. اور پھر یہ مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کے اور حکومت کے, اس میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے. ڈیمانڈز جو پاکستان تحریک انصاف کی ہیں وہ سب کے سامنے ہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سیاسی ورکرز ہیں ان کی رہائی ان کو چاہیے, بالکل, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. 9 مئی کے واقعات کی بھی بات وہ کرتے ہیں, اور 26 کے واقعات جو ہوئے اس پر وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. پھر آگے تو بڑھ کے ان کے اور بھی مطالبات ہیں کہ ان کے مینڈیٹ کو لیا گیا. دوسرا مذاکرات کا دن ہوگا. جی علامہ صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے ہم یہ پارا چنار واقعے پر جو یہ معاہدہ ہوا ہے اس کی بات کریں گے. معاملات حل کی جانب اب بڑھ رہے ہیں, اسی لیے دھرنے ختم کرنے کا بھی اعلان آپ نے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ وہاں پر فریقین نے جو اپیکس کمیٹی کے اندر فیصلے ہوئے تھے انہوں نے معاہدے پر سائن کر دی ہیں, دستخط کر دی ہیں, اور کئی مہینوں سے جو راستے بند ہیں, امید ہے کہ اب امپلیمنٹ ہوگا یہ جو معاہدہ ہے, اور وہاں کے راستے کھل جائیں گے, لوگوں تک غذائیہ اجناس پہنچ جائیں گی, امن و امان آ جائے گا, اور اس خطے کے لوگوں کو جو سال ہر سال سے مشکلات کا شکار رہے ہیں, اور حالیہ دنوں میں تو بہت زیادہ ہے, انہیں پرامن زندگی گزارنے کا موقع ملے گا. جی اور سب کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں اکٹھے رہیں, اور کن شقوں پہ سب کی ضرورت ہے. یہ کن شقوں پر اتفاق کیا ہے دونوں فریقین نے؟ کون کون سی شقیں ہیں معاہدے کے اندر؟ دیکھیں وہاں پر بہت کچھ ہے. اس میں ہر لحاظ جو اپیکس کمیٹی نے لکھے تھے اسلحے کے حوالے سے تھا, باقی جو آپ کو معلوم ہے کہ حکومت کی جو ذمہ داری ہے, وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ وہاں جنگ کے حوالے سے اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے تو لوگوں کی ذمہ داریاں اس میں ہے کہ جو ایلڈرز ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے. اسلحے کے استعمال کے حوالے سے ان کو باؤنڈ کیا گیا ہے لوگوں کو, اور یہ سب سے عام مسئلہ تھا کہ وہاں جنگ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد راستوں کو پرامن کرنے کے لیے نئی فورسز 400 کے قریب افراد بھرتی کیے جائیں گے, کمانڈوز ہوں گے اس میں, ریٹائرڈ اور اس طرح کے لوگ, تاکہ راستے پرامن ہوں, چیک پوسٹیں بنیں گی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں مہم. وہاں پر لوگوں کے اندر رواداری پہلے سے ہے, وہاں کے لوگ آپس میں نہیں لڑتے, لیکن کچھ شرپسند لوگ ایسے ہیں جو مسائل کھڑے کرتے ہیں, پھر نیگیٹو فورسز انوالو ہو جاتی ہیں, جس کے نتیجے میں وہاں پر نقصان ہوتا ہے. تو شکر خدا ہے, ہمیں سب کو اس لحاظ سے خوش ہونا چاہیے کہ ایک مسئلے کے حل کی طرف بڑھے ہیں سب لوگ, اور زمینوں کے ڈسپیوٹس ہیں اس کا حل کرنا ہے. انہوں نے معاہدے کے اندر ہے کہ زمینوں کے ڈسپیوٹس جو ہے ان کو حل کیا جائے گا, یہ بہت ضروری ہے.
کیونکہ بعض اوقات ایک چنگاری یہیں سے چلتی ہے اور پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. تو بنیادی مسائل تو زمینوں کے ڈسپیوٹس ہی ہیں نا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. انشاءاللہ اس کو بھی حل کیا جائے گا جو انہوں نے لکھا ہے معاہدے کے اندر. اور باقی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں اس میں بہت زیادہ ہے. امپلیمنٹیشن حکومت کا کام ہے. اس سے پہلے مری معاہدہ بھی ہوا تھا تو حکومت نے اس پہ عمل نہیں کرایا جس کے نتائج ہم نے دیکھ لیے. پہلے کوئی 26 کے قریب معاہدے ہو چکے ہیں لیکن عمل نہیں کراتی حکومتیں اب بس ایڈاک بیس پر چلتی ہیں. علامہ صاحب ابھی یہ مسئلہ اتنا ہائی لائٹ ہو چکا ہوا ہے دنیا کے اندر کہ مجھے امید ہے کہ اب حکومت اس سے غفلت نہیں کرے گی اور امپلیمنٹ کرے گی اس کو. علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا حکومت اور تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو ان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا. کیا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھتی ہے تحریک انصاف کے؟ چارٹر آف ڈیمانڈ کیا مطالبات ہیں؟ دیکھیں بعض اوقات نا چیزوں کو درست سمجھنے کے لیے پس منظر جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. جی. عمران خان شروع سے رول آف لا کی بات کرتے ہیں, عدل کی, انصاف کی بات کرتے ہیں اور آزادی کی بات کرتے ہیں. جی. عدل اور انصاف رول آف لا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. بالکل. آزادی رول آف لا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کتنا ڈسپیوٹ چلے آ رہے ہیں, کتنے مسائل بنے ہوئے ہیں, کتنی مشکلات بنی ہوئی ہیں. ہمارے حکمران جو ہے ان کا پیمانہ صبر اتنا لبریز ہو چکا ہے, اتنا یعنی کم رہ گیا ہے کہ مظاہرہ نہیں کرنے دیتے, راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں, پھر گولیاں مار دیتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا پرسوں کراچی میں بھی پیپل پارٹی کی حکومت نے نہتے پرامن شہریوں پر سیدھی گولیاں فائر چلائیں اور ایک شہید ہو گیا اور کئی زخمی ہو گئے. تو حکومت جو ہے نا بالکل ان کا حوصلہ ختم ہو چکا ہوا ہے. ملک کو کہاں لے کے گئے ہوئے ہیں, عوام کا اعتماد ختم ہو گیا حکومت کے اوپر, اپنے سسٹم کے اوپر, اور لوگ نا امید ہو رہے ہیں. سٹریس ہے, ڈپریشن ہے, پریشان ہے. اس ملک کو اس وقت سے نکالنے کے لیے لوگوں کو ہیل کرنے کی بھی ضرورت ہے, لوگوں کو اوپر امید دلانے کی ضرورت ہے. تو یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں, یہ جو ڈیمانڈز ہیں رول آف لا کے لیے ہیں, یہ ڈیمانڈز آئین کی سپریمیسی کے لیے. کیا ڈیمانڈ علامہ صاحب جی کہ بھئی آپ آئیں 9 مئی کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, آپ آئیں 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں. آپ جو بے گناہ لوگ قیدی ہیں, سیاسی قیدی, پولیٹیکل قیدی, کسی کرمنل کی بات نہیں کرتے, جو سیاسی قیدی ہیں ان کو چھوڑیں. جی علامہ صاحب اب یہ دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ شاید یہ تھوڑی پیش رفت اس کو سمجھا جائے گا, کیونکہ دیکھیں پہلے تو مذاکرات کرنے کے لیے مذاکرات ہو رہے تھے کہ بھئی اگریمنٹ ہو کہ ہم مذاکرات کریں گے, لیکن اب یہ آج دوسرے دور میں یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم کہ آپ کے جو مطالبات آپ نے رکھے ہیں جوڈیشل کمیشن کے, اس پر اب بات ہوگی, یعنی کوئی مزید ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوں گی. یہ پاکستان کے تمام عوام کا مطالبہ ہے. دیکھیں 9 مئی کے مسئلے سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ مسائل کھڑے کیے گئے ہیں, لہذا یہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ پاکستان یہ جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے, اس کی بنیاد پر کتنے سیاسی لوگ جو پولیٹیکل ورکر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, قیدی بنے ہوئے ہیں, عورتیں, مرد, سب بڑے بڑے لوگ, ان کو دہشت گرد بنا دیا گیا ہے. آپ دیکھ رہے ڈاکٹر یاسمین راشد دہشت گرد ہیں, اپنا سینیٹر اعجاز چودھری دہشت گرد ہیں. ذرا سا مسئلہ دہشت گرد, 9 مئی پھر 26 نومبر بہت عام ہے. یہ پاکستان کے عوام کی ڈیمانڈ ہے تاکہ پاکستان جی علامہ صاحب یہ تو آپ کی ڈیمانڈ ہے. میں کہہ رہا ہوں دوسری فریق جو ہے حکومت اس بات پر راضی ہے کہ ہاں یہ مطالبات ٹیبل پہ رکھے جائیں گے اور ان پر ہم بات کریں گے, آگے بڑھیں گے. یہ کنفیوژن تو ہے نا ابھی. دیکھیں حکومت کو بڑا دل کرنا چاہیے ملک کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے. میں نے پہلے کہا بدلتے ہوئے حالات میں, دنیا کے تحولات میں پاکستان ارریلیونٹ ہے, کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں رہی ہے. نہ امنی جگہ ہے, 2 صوبے ہاتھ سے نکل رہے ہیں نہ امنی کے حوالے سے. پاکستان بہت مشکلات کا شکار ہے. پہلے ہمارا ایسٹرن سائڈ پر دشمن تھا, اب ہمارا ویسٹرن دشمن بھی بن گیا سائڈ والا. پاکستان کو مشکلات کی لہذا حکومت کی ذمہ داری ہے چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے گڈ جسٹر دکھائے, اپنے کیا اسے کہتے ہیں شہر صدر دکھائے, صحت و سادگی سے دل کھلا کرے اور آسانیاں پیدا کرے, فیسیلیٹیٹ کرے چیزوں کو. مثال کے طور پر یہی جو لوگ جن کو ایم پی ایز کو, ایم این ایز کو پنجاب میں ہراس کیا جاتا ہے, ان پر سختیاں کی جاتی ہیں, ان کو اٹھایا جاتا ہے, یہ ختم کر دے. جناب اعجاز چودھری کا پروٹیکشن آرڈر جاری کر دے, وہ سینیٹر ہیں. اس طرح کی چیزیں ہیں. حکومت کو دیکھیں آپ سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بڑی جنگیں بھی ہوتی ہیں نا, جنگیں
बड़ी बड़ी जंगें होती है ना तो बात मुज़ाकरात के जरिए हल होती है, वो तो टेबल पर आ जाते हैं, तो इसको नेक शगुन समझना चाहिए बातचीत को। आप सियासी तौर पे आप जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल अपने सियासी कैदियों की रिहाई की आप बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को सजाएं भी मिली है मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए, और ये कहा जा रहा है कि वो जो माहौल हुकूमत की विलिंगनेस नजर आए जिससे वो माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हुकूमत ये चाह रही है, हुकूमत के हलकों में और बहुत से तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि अगर वो बात करने पे राजी हो जाएंगे और जुडिशल कमीशन में ये सारी चीजें, तो आपके मुक्तदरा से मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, और ये हुकूमत के फेवर में बिल्कुल नहीं है। तो है तो ट्रिकी है। देखें, पाकिस्तान की फेवर में है ये चीजें, पाकिस्तान की फेवर में, पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना है। इस वक्त पाकिस्तान रहेगा तो बाकी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है 71 के बाद। पाकिस्तान को देखना चाहिए, ये फलां पार्टी से बात आगे निकल चुकी हुई है, लिहाजा इनको पहले आप देखें। आप बाहर पाकिस्तान के अंदर अजीब है, आईन पाकिस्तान का कहता है कि पाकिस्तान की अदलिया मुस्तकिल होगी, मुकदमा मुस्तकिल होगी, मुजरिया मुस्तकिल होगी। अदलिया अपना इस्तिकलाल खो बैठी जो तरामीम की हैं। अब आम अदलिया से जो फैसले होते हैं, लोग कहते हैं ये प्रेशराइज करके फैसले कराए गए हैं, तो आप मिलिट्री कोर्ट से जब फैसले करेंगे तो उसका आपके सामने के लोगों के ऊपर क्या उसका असर पड़ेगा, लोग क्या उसको कहेंगे, वेलकम करेंगे या कहेंगे ये गलत हुआ और जुल्म हुआ है। बिल्कुल आपने अदलिया का असर वकार ही खत्म कर दिया हुआ है। इसलिए जरूरी है कि दोबारा से चीजों को ठीक किया जाए। इदारे जब अपना एतबार खत्म कर बैठते हैं, ना अदलिया का वकार है, ना पार्लियामेंट का वकार है, ना मुकन्ना का, ना हुकूमत का, सब के सब रोबोट लगना शुरू हो गए हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तान का सिस्टम अवाम की नजरों में बेएतमाद हो गया हुआ है। तो इसलिए जरूरी है कि चीजों को ठीक किया जाए। पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है। तो अलावा साहब, यानी आपकी ये तवक्कुआत है कि जुडिशल कमीशन बन जाएगा। एक और चीज आपने कहा, अदलिया के बारे में आपने बात की और 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आप उसकी निशानदेही ये कर रहे हैं, तो क्या अभी ये फिलहाल आपके मुतालबात इनसे थोड़ा सा पीछे हटे कि आने वाले फेज में फिर ये सामने रखेंगे मैंडेट की वापसी? ये इंशाल्लाह देखें, एक शुरू है, बाकी चीजें बाद में हो जाएंगी। कुछ चीजें फौरी हैं, जब बिल बैठेंगे बात करेंगे, तो बाकी मुमकिन है बात चीजें पार्लियामेंट के जरिए के हल हो और तरीकों से हल हो। अभी तो बातचीत है ना आपस में दो तरफों और की। फौरी किन चीजों में बात हो रही है? इस सिलसिला अगर आगे बढ़ा तो मुझे उम्मीद है फौरी किन चीजों में बात हो रही है? इमरान खान पाकिस्तान बचाना चाहता है, फौरी किन चीजों में बात हो रही है? इसलिए बेहतरी की तरफ जाएंगे। जी, फौरी किन चीजों में बात हो रही है अलावा साहब आज के मुज़ाकरात? फौरी जो है जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सही है, 9 मई के ऊपर, ठीक है, और जुडिशल कमीशन बनाया जाए 26 नवंबर के ऊपर। तीसरा, जो सियासी कैदी हैं इनको छोड़ें आप। दो चीजें होंगी, बिल्कुल सही है। और अगले फेज में फिर 26वीं आईनी तरमीम और वो जी, तो ये इसका कोई टाइम फ्रेम रखा गया है? मैं अगले फेज की भी बात नहीं करता हूँ, अभी हम इसी पर फोकस किए हुए हैं। अगले मरहले में देखेंगे फिर क्या क्या होना चाहिए। अभी मुहिम यही है। अलामा साहब, टाइम फ्रेम कितना दे रहे हैं इस चीज को? ये 31 नवंबर तक खान साहब ने कहा है कि आप फैसला करें, 31 जनवरी तक। सही, 31 जनवरी तक। बिल्कुल सही है। अल्लामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपना पेश किया। चेयरमैन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ थे, और वो दोनों मामलात पर, पारा चिनार के मामले पर भी उन्होंने कहा कि खुशाइंद है ये कि एक मुआहदा हो गया है, अब इस पर अमल दरामद। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात से भी वो पुरुम्मीद दिखाई दे रहे थे। वो कहते हैं वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, और अभी फ़िलहाल 2 मुतालबात है जिसमें 31 तक की बानी PTI ने भी कहा है कि 31 तक इन मुतालबात के बारे में कुछ किया जाए, कोई एक्शन लिया जाए या कोई फैसला किया जाए, तो उसके बाद अगले फेज में अगले मुतालबात उनके बाद में रखेंगे। और वो यही है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसमें ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो और सियासी कैदियों की रिहाई हो। अब दूसरी तरफ हुकूमत क्या समझती है कि ये सियासी कैदी है या नहीं, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए, अदालती फैसलों के जरिए सजाएं भी हुई हैं और बानी PTI को भी सजा हुई। जब बानी PTI की रिहाई की बात होती है तो हुकूमत का यही मौक़िफ़ आता है कि वो अदालती फैसले के जरिए हुआ है, और अदालती फैसले के जरिए अगर होता है तो फिर ही हो पाएगा ये। बिल्कुल जी, एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। अब बात करते हैं मुल्क में IT सेक्टर की खराब होती सूरत हाल। इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर इस पे मजीद गेस्ट भी हमारे साथ होंगे, तो रिपोर्ट देखिए जरा।
पाकिस्तान इंटरनेट शटडाउन के दौरानिये के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर। इंटरनेट की बंदिश से मुल्क को $351 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। दुनिया भर में इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक आदाद शुमार जमा करने वाले टॉप 10 VPN के मुताबिक पाकिस्तान 2024 में शटडाउन के दौरानिये के लिहाज से सिर्फ म्यांमार से 1861 घंटे पीछे यानी दूसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान ने इंटरनेट की बंदिश के हवाले से अपनी कारकर्दगी में नुमाया इजाफा किया। 2023 में इंटरनेट शटडाउन का जो दौरानिया 259 घंटे था, अब 619% बढ़ गया है। नतीजतन इसके साथ आने वाले अखराजात में भी 11 करोड़ 40 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है। इस वाक़े का अफसोसनाक पहलू ये है कि मुल्क में इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तानी नौजवानों के एतमाद को नाकाबिले तिलाफी नुकसान पहुँच रहा है। ये पाकिस्तान की डिजिटल मईशत के लिए एक संजीदा हकीकत है, जिससे पहले ही सरमाए और टैलेंट की कमी समेत कई चैलेंजेस दरपेश हैं। अब इस फहरिस्त में एक और ठोस और गैर जरूरी मसले का इजाफा हो गया है। जी, आईटी सेक्टर के मुश्किलात, उनके सवालात का जवाब देने के लिए हमारे पास आज गेस्ट मौजूद हैं। साकिब अहमद आईटी एक्सपर्ट हैं और कमल चीमा, ये भी आईटी एक्सपर्ट हैं। आप दोनों को हम वेलकम करते हैं। तो ये हमने रिपोर्ट तो दिखाई है आईटी सेक्टर पर, आपसे हमारी पहले भी बात हुई थी। कमल, कहिएगा इस वक्त ये जो नुकसानात हैं इसकी भरपाई कैसे होगी और क्या सूरत हाल बेहतरी की जानिब जाएगी? पहला सवाल तो यही हम आपसे पूछेंगे। ऑब्वियस तो जो इसकी रेमेडी है वो ये है कि इंटरनेट बंद करना खत्म कर दे। सबसे ऑब्वियस रेमेडी है, क्योंकि इंटरनेट बंद करने की वजह से और तो हमारा कोई इशू नहीं है। हम सेकंड नंबर पे हाल ही में, इससे पहले इस साल के शुरू में हम दुनिया में तीसरे नंबर पे थे। एक ऐसी रिपोर्ट में जो कि ये कह रही थी कि पाकिस्तान इज द थर्ड मोस्ट अट्रैक्टिव, मतलब पाकिस्तान जो है वो तीसरी मोस्ट अट्रैक्टिव जगह है पूरी दुनिया में आईटी आउटसोर्सिंग के लिए। तो ये एक बहुत खुशाइन बात थी। मतलब पाकिस्तान एक ऐसी रिपोर्ट में था जहाँ पे कहा जा रहा था कि यहाँ से फ्रीलांसर्स को करें, यहाँ पे आईटी आउटसोर्सिंग का काम दें, हायर करें फ्रीलांसर्स, क्योंकि हम एक तो लो कॉस्ट भी हैं, हमारे फ्रीलांसर्स अंग्रेजी भी बोल लेते हैं जिसकी वजह से वो क्लाइंट्स के साथ इंगेज कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमारी तादाद ही फ्रीलांसर्स की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी डेमोग्राफिक ही बहुत फेवरेबल है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है और हुकूमत ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए जहाँ पे उन्होंने उनकी ट्रेनिंग की। नैफटेक के प्रोग्राम्स थे, ये जो पंजाब में PFTC और बहुत सारे प्रोग्राम्स थे जहाँ पे आईटी ट्रेनिंग दी गई। तो इस वजह से पाकिस्तान वाज थर्ड मोस्ट अट्रैक्टिव। अब उसी साल में देखें, एक ही साल में हम कहाँ से कहाँ तक गए कि उसी साल में फिर अब साल के एंड में हमें कहा जा रहा है कि वी आर द सेकेंड लास्ट, जबकि इंटरनेट की बंदिश के अंदर सेकेंड लास्ट। तो ये तो हमारा अपना करना है ना। इंटरनेट की जब बंदिश होती है तो वो तो खुद हम अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से और सिक्योरिटी और जो भी हमारे और रीजंस हैं उनकी वजह से हम कहते हैं जी हम इंटरनेट बंद कर रहे हैं। मगर उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि पूरी दुनिया में हम ये मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कभी भी इंटरनेट बंद हो सकता है, यहाँ के फ्रीलांसर्स को काम ना दिया जाए क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सकते। तो ये हम पूरी दुनिया में मैसेज दे रहे हैं और अपने फ्रीलांसर्स का एतमाद भी हम बहुत ज्यादा बुरी तरह से खराब कर रहे हैं। साकिब साहब, आपसे ये सवाल है, आप इंटरनेशनल बिजनेस को भी देखते हैं, आईटी के एक्सपर्ट भी हैं। $351 मिलियन का ये जो नुकसान है हम कैसे पूरा करेंगे और आने वाले दिनों में जो और मजीद नुकसान पाकिस्तान की इकोनॉमी, जो डिजिटल इकोनॉमी है वो जो उठाएगी, उससे कैसे हम अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच जी। आई थिंक कमल ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और मैं भी इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ इस बात को हाईलाइट करना कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स है। और हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पाकिस्तान की जब तरक्की की बात करते हैं और माशी तरक्की की बात करते हैं और उसके अंदर हम बात करते हैं वो क्या चीज़ें हैं जो हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करेंगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स और फिर आईटी एक्सपोर्ट्स की बात होती है। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान के अंदर हमारी 62% जो नौजवान क़यादत है दैट इज अंडर 30 इयर्स ऑफ एज
हम ओवरऑल बहुत तेजी के साथ स्किल डेवलपमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। और जब हम फ्रीलांसर्स की बात करते हैं, और इवन ना सिर्फ फ्रीलांसर्स, डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान के अंदर बिकॉज लो कॉस्ट रिसोर्सेज की वजह से अपने हब्स और सर्विस डिलीवरी सेंटर और सॉफ्टवेयर डिलीवरी सेंटर बनाना चाहती है। इन तमाम कंपनीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी ऑफ कि ये सर्विसेज यहाँ से चलती रहेंगी, स्टेबिलिटी कि यहाँ पे पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी बरकरार रहेगी, और सबसे बढ़कर स्टेबिलिटी कि यहाँ से वो बिजनेस जनरेट कर पाएंगे, वो लो कॉस्ट रिसोर्सेज का बिजनेस जिसके जरिए हमारे हमसाया मुल्क ने बहुत सी ऐसी आईटी एक्सपोर्ट्स के जरिए को इजाफा किया है बाय प्रोवाइडिंग दैट स्टेबिलिटी। और अगर वो इंटरनेट की स्टेबिलिटी मौजूद नहीं होगी तो हम अपने फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा शेयर करते चले जाएंगे। तो आई थिंक हम अगर आगे की बात करें तो ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के तहत और जियोग्राफिकल सिचुएशन के तहत हम समझते हैं कि बात सिक्योरिटी और दूसरे मसाइल का इम्पैक्ट आईटी की इन चीजों पर पड़ता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को, और जबकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी बहुत हाईलाइट करते हैं कि हमें आईटी एक्सपोर्ट की सर्विसेज को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है, तो इंटरनेट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होगा। ये नहीं हो सकता कि सिक्योरिटी के बाकी मसाइल जिनके अंदर हमें बाकी जगहों पर अपनी एफर्ट्स को और अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की जरूरत है, उसका सारा बोझ आईटी के ऊपर डालकर इंटरनेट को बंद किया जाए, जिसकी वजह से बहुत इंपैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी और आईटी की एक्सपोर्ट्स के ऊपर करंटली हो रहा है। अच्छा कंवल, आप ये बताइए, कल आईबा कमेटी की मीटिंग में चेयरमैन पीटीए गए, उन्होंने ब्रीफिंग दी और उन्होंने बताया कि ये हुकूमतें हैं 7-8 साल से ये हुकूमतें ही करती हैं, और अगर ये गलत काम है या ये तासुर ऐसा मिल रहा है तो फिर यानी वो ये कहते हैं हुकूमतों से पूछा जाए। वजूहात अभी तक आपने फिगर आउट क्या किया, क्या वजूहात हो सकती है इसकी इंटरनेट बंदिश की? कोई फायरवॉल, या फिर हम देखते हैं कि वीपीएन के इश्यूज भी बनते हैं सारे, तो क्या है, क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या? यानी गलत खबर को रोकना है या प्रोपेगेंडा को रोकना है, इसकी वजह से हो रहा है, या एक्चुअल कोई फॉल्ट्स हैं जिनको किया जा रहा है रिकवर? देखें, जो इन्होंने पहले वजूहात जो बताई थी, जिसमें इंटरनेट केबल कट शार्ट पाइप की वजह से या लैक ऑफ ट्रेनिंग या साइबर अटैक या और जो वजूहात बताई थी, उनमें से तो टेक्निकली स्पीकिंग, मतलब अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनमें से कोई भी वजह, और ये मैं बहुत इससे पहले भी बात कर चुकी हूँ कि उसमें से कोई भी वजह पूरे इंटरनेट अपनी कंट्री में इंटरनेट स्लो होने की कोई वजह बनती नहीं है। ठीक है, वो कोई भी वजह ऐसी नहीं है किसी भी के। एक तो ये कि जो केबल कट होती है वो बहुत ग्लोबल इवेंट होता है, वेल नोन इवेंट होता है, कुछ घंटों में वो फिक्स हो जाता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग, किसी एक सर्विस प्रोवाइडर की लैक ऑफ ट्रेनिंग होगी ना तो सारे मुल्क का इंटरनेट कैसे डाउन हो गया। हर सर्विस प्रोवाइडर, तो एक कोई सर्विस प्रोवाइडर की तो मोनोपोली है नहीं पूरे मुल्क में, तो इसलिए फिर दो ही वजूहात रह जाती हैं। अक्सर ये कहती है कि दो ही वजह रह गई हैं, एक या तो कोई ऐसी नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से इंटरनेट डाउन हो गया, कोई डीपीआई या किस तरह की चीज डिप्लॉय कर रहे हैं, तो बिल्कुल हक है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का, हमारे गवर्नमेंट का। बहुत सारे मुल्कों में जो है वो नेशनल फायरवॉल्स होती हैं, अगर उनके इंटरनेट का ये हाल ही हमारे इंटरनेट का हुआ है तो इसके अंदर कोई डिजाइन के इश्यूज हैं या फिर उसके अंदर उसको ठीक तरह से साइज नहीं किया गया, ये तो ये एक पहली बात समझ आती है। तो एक वजह तो ये समझ आती है। दूसरी वजह ये समझ आती है कि इंटरनेट को वैसे ही थ्रॉटल किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है पॉलिटिकल नैरेटिव को या कोई भी और चीज को कंट्रोल करने की वजह से, सिक्योरिटी के रीजन दे के या कुछ भी रीजन दे के इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है। अच्छा, अब साकिब ने पहले भी कहा कि अगर आप इंटरनेट को आप देखें, यू हैव टू फिगर आउट अदर वेज। दुनिया में, पूरी दुनिया में सिक्योरिटी के मसले आते हैं, नैरेटिव्स के मसले आते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, मगर ये हल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो इंटरनेट को जब आप बंद कर देते हैं तो आपकी इकोनॉमी का पहिया रुक जाता है। एक तो अभी तो आप देखें, हमने प्रोग्राम में आईटी एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, मगर आईटी एक्सपोर्ट बिजनेस तो नहीं है ना जो सिर्फ इंटरनेट से, वो तो डायरेक्ट इफेक्ट होता है। मगर हर बिजनेस आजकल के दौर में, डे एंड एज में, हर किस्म का बिजनेस, ई कॉमर्स के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं रुक जाते हैं, लॉजिस्टिक्स के कितने प्लेटफॉर्म्स हैं रुक जाते हैं, लोकेशन सर्विसेज सारी खत्म हो जाती हैं, आपकी बहुत सारे और बिजनेसेस जो कि इंटरनेट पे रिलाई करते हैं, एटलीस्ट कम्युनिकेशन करते हैं इंटरनेट के थ्रू, वो रुक जाते हैं, प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है, तो आपकी इकोनॉमी का पहिया जैम हो जाता है। तो इसलिए इंटरनेट को बंद करना
बिल्कुल भी कोई हल It's नहीं not है the way किसी भी forward. तरह से नैरेटिव जी। को कंट्रोल करने के लिए। साकिब साहब They ये have to figure out other ways. बताइए व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अवाम एक पिटिशन फाइल करे, कुछ करे, कोई मुतालबा करे, हम कहाँ जाएं इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए? देखिए कमल ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, मैं जरा उसको ज्यादा कर देता हूँ. आई थिंक दिस इज मोर अबाउट द पॉलिटिकल नैरेटिव. इसके अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू नहीं है. बिल्कुल ऐसे. और आई विल बी वेरी ब्लंट इन सेइंग हम एक तरफ 5G लाइसेंसेस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंटरनेट बंद करने की बात कर रहे हैं. ये बड़ी मुतजाद दो बातें मौजूद हैं. तो पहली चीज तो ये कि आई थिंक जब आप नेक्स्ट आगे जाने की या नैरेटिव की बात करते हैं तो आई थिंक सबसे पहले तो हमें आगे बढ़कर गवर्नमेंट को ये समझाना पड़ेगा, और ये नहीं कि उनको ये बात की समझ नहीं है. अगर हम इंटरनेट बंद कर देंगे या लोगों के टेलीविजन बंद कर देंगे या कोई एक्सेस लोगों की बंद करने से उनकी सोच का नैरेटिव नहीं बदल जाएगा. हमें पहले अपने रूट कॉज प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है. अगर वो पॉलिटिकल नैरेटिव है तो उसको पॉलिटिकल नैरेटिव और पॉलिटिकल एरेना में जाकर उसको सॉल्व करें, बजाय इसके कि आप बेसिक नीड्स. और टू बी ऑनेस्ट, आप अगर टेक्नोलॉजी को साइड पे कर दें तो आज घर बैठी हुई कोई खातून ने कोई इंटरनेट कोई ट्रांसफर करनी हो अपने from one account to another, they can't do if the internet is not working. अगर एक बेटी ने स्कूल से कॉलेज घर आना और करीम यूज करनी है, if the internet is there, they can't go, and your safety is then become an issue as well. तो ये सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट या एंटरप्रेन्योर्स की बात ही नहीं हो रही कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इसका इम्पैक्ट. साकिब साहब, हेल्थ सेक्टर इज अफेक्टेड सो मच. मेरी बारी साहब से उस दिन बात हो रही थी, हमारे शो पे भी वो आए थे. उन्होंने कहा कि जो भी हमारी हेल्थ की चीज़ें हैं, टेक्निकल हो गया, इंटरनेट के जरिए वो 2% पे चली गई हैं चीज़ें. तो मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता चलो कि ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी का पार्ट बन चुका हुआ है. आप थोड़ी देर के लिए आपका मोबाइल बंद हो तो वी फील आवरसेल्व्स कि हम शायद यूजलेस हो गए या हमारी कनेक्टिविटी दुनिया से और चीजों से कट कर रह गई है. आई थिंक जो आपके सवाल था कि यार हमें आगे क्या करना चाहिए, आई थिंक ना सिर्फ कि आईटी सेक्टर को आगे आके इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए थ्रू आईटी मिनिस्ट्री, बल्कि इसके साथ साथ एक आम आवाम को भी इस चीज को बहुत हाईलाइट करना चाहिए. जैसे आपने कहा हेल्थ सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ओवरऑल रिटेल सेक्टर, ओवरऑल हर एंगल को अगर हम कवर करें, हर शोबा ही इंटरनेट से कनेक्टेड है, आईटी से कनेक्टेड है. आप किस शोबे को अलग करेंगे? से बहुत शुक्रिया कमल चीमा साहब, आपने हमें वक्त दिया, और साकिब अहमद साहब हमारे साथ, और उन्होंने बताया कि बड़े मुतासर हो रहे हैं लोगों को बहुत ज्यादा. $351 मिलियन ज़ुहैब इसका नुकसान हो रहा है. एक ऐसे कंट्री का जिसके लिए बहुत जरूरत है आईटी सेक्टर की, ताकि हमारी इकोनॉमी किस तरह ग्रो करेगी इस मॉडर्न डे जो दुनिया है उसमें. और वही बात है कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और हम यहाँ पे इंटरनेट सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं. एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे. नाजरीन कहीं मत जाइएगा, द शो मस्ट गो ऑन. वेलकम बैक नाजरीन. आईटी ने हेल्थ सेक्टर को कैसे अफेक्ट किया है उसी से हम कंटिन्यू करते हैं. हेल्थ सेक्टर इनोवेशंस पाकिस्तान में कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, एंड जैसे हम बात कर रहे थे कि लैक ऑफ इंटरनेट से कितनी अफेक्ट हुई हैं. बिल्कुल. और पाकिस्तान में इस वक्त हेल्थ सेक्टर की सूरत हाल के हवाले से कराची में एक सिंपोजियम का इनेकाद किया जा रहा है ताकि मुल्क में सेहत के शोबे में तरक्की का जायजा लिया जा सके. इस पर हम बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सालेहा शहजाद साहबा. बहुत शुक्रिया. रेडियोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम जरा जानने की कोशिश जी. तो इस सिंपोजियम के बारे में सबसे पहले बताइए सालेहा कि ये क्या है एंड व्हाट डज इट इंटेल. अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत शुक्रिया हमें मौका देने का कि हम आएँ और इस बारे में बात करें. लियाकत नेशनल हस्पताल ने ये जो सारी, इस वक्त मैं आपका शो देख रही थी और आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो इंटरनेट की नॉन अवेलेबिलिटी और बंदिश की वजह से चीज़ें हो रही हैं, तो हमने एक बहुत बड़ा सिंपोजियम, जिसको आप मेडिकल कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, उसका इनेकाद किया है जो कि 10, 11, 12 जनवरी को होगा. इसमें हम जो बेसिक थीम है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरह तिब के शोबे की जो कॉस्ट बढ़ती जा रही है उसको, जो इनोवेशंस हम नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं उसको, और साथ साथ क्वालिटी का मेयार कैसे बरकरार रखें. ये एक बड़ा मुश्किल सा पैमाना है जिसको एक लेवल पे लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि होता यह है कि जहां आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं एकदम से पैसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट. आप क्वालिटी अच्छी लाना चाहते हैं, आप बाहर से मशीनें अच्छी लाना चाहते हैं, मरीज़ पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, मरीज़ की लिए अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है. तो हमने ये सोचा कि ये एक बर्निंग इशू है इस वक्त पाकिस्तान में, इस पे हम सब लोग बैठें
یہ ایک بہت بڑی میڈیکل کانفرنس ہے. اس سے پہلے اتنی بڑی میڈیکل کانفرنس نہیں ہوئی ہے. ہمارے پاس تقریباً 150 سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی ماہرین طب کے شعبے سے، نہ صرف طب کے شعبے سے بلکہ آپ سمجھیں کہ فارمیسی کے شعبے سے، اس کے علاوہ اکوپمنٹ کے شعبے سے ہم نے ان سب لوگوں کو جمع کیا ہے کہ تاکہ ہم اینڈ پالیسی میکرز ایز ویل، تاکہ ہم بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی عوام کے لیے. بالکل. سالیہ یہ بتائیے کہ ہمارے اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی کتنی کمانڈ ہے ٹیکنالوجی پہ؟ ہاؤ اپ ڈیٹڈ آر دے؟ سوال تو آپ کا اچھا ہے لیکن اس کے دو رخ ہیں اصل میں. دیکھیں ہمارا جو طب کا شعبہ ہے وہ دو جگہ ڈیوائیڈڈ ہے. ایک آپ کا شہری، ایک اربن ہے، ایک رورل ہے، ایک انٹیریئر کا ہے. تو وہاں پہ ڈسکرپنسی ہے. ٹریننگ کا فقدان ہے ڈاکٹرز میں، جو کہ ہر شعبے میں ہے. میں کوئی اپنے شعبے کی برائی نہیں کر رہی ہوں، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں آپ کو ہر چیز ملے گی. اس میں آپ کو ٹریننگ بھی ملے گی، اس میں آپ کو کوالٹی ملے گی، اسٹینڈرڈائزیشن ملے گی. لیکن جب ہم گورنمنٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو یہ ان چیزوں کا فقدان ہے. وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو اس نوعیت کے اکوپمنٹ نہ ملے، اس نوعیت کی سکلز نہ ملے جو آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں مل جائے گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اسکلز تو ہیں لیکن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بھی ایک شعبہ ہوتا ہے، اور وہ ہر فیلڈ میں اگر آپ ایکسل کرنا چاہتے ہیں. یہ سائبر نائف کی ٹیکنالوجی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں آئی اور پہلی دفعہ کراچی میں. اس سلسلے میں کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں اور ڈاکٹرز کیسے ویل ایکوپڈ آپ کو لگ رہے ہیں کہ وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق جس طرح ٹیکنالوجی کا استعمال سرجریز میں اور دیگر شعبوں میں، اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ میں ایک جملے سے بات شروع کروں گی. when there is a will there is a way. آپ نے سائبر نائف کی بات کی. اسٹیٹ آف دا آرٹ سائبر نائف ہمارے پاس یہاں پاکستان میں موجود ہے. جس طرح کا بہترین کام وہاں پہ ہو رہا ہے آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. اسی طرح بہت سارے ایسے ہیں طب کے شعبے ہیں جہاں پہ بہترین کام ہو رہا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں. آپ نے ریسرچ کے شعبے کی بات کی، وہ بہت لیکنگ ہے ہمارے یہاں. آپ کو یہ شعبہ پرائیویٹ سیٹ اپ میں بہت ملے گا جہاں پہ انوویشن کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم جب تک باہر کی کمپنیز پہ، اب کووڈ آیا ہمارے پاس بینڈس کی کمی ہوگی، وینٹیلیٹر کی، کیونکہ ہم وینٹیلیٹر بناتے نہیں ہیں، ہم مانیٹرز بناتے نہیں ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ انوویشن ریسرچ کا شعبہ پاکستان کے ہر جگہ پہ موجود ہو تاکہ ہم سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف جائیں. رائٹ، دیٹس دا مین تھنگ. سالیہ یہ بھی بتائیے، ہاسپٹلز، بگ ہاسپٹلز لائک لیاقت اینڈ ادر ہاسپٹلز، آئی ایم شیور وہ بلاتے ہوں گے ایکسپرٹس کو باہر سے کہ یہاں پہ ٹریننگز دیں. کتنا فریکوینٹ ہے وہ یہ اور کتنا چیلنجنگ بھی ہے؟ سروت یہ بہت فریکوینٹ ہے کیونکہ دیکھیں ایک ڈاکٹر کو اپنے آپ کو ایٹ پار رکھنا بہت ضروری ہے. میں اگر آج چھوڑ دوں گی، میں نے اگر امتحان 10 سال پہلے کیا تھا، میں بار بار اپنے آپ کو ریفریش نہیں کروں گی تو میں پیچھے رہ جاؤں گی لوگوں سے. تو لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ایک پورا شعبہ ہے جس کو CME ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، کنٹینیوڈ میڈیکل ایجوکیشن. ہم سب کے اوپر ضروری ہے، اور نہ صرف ہم نے یہ ڈاکٹرز کے اوپر رکھا ہے، ہم نے یہ ہمارا جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے، نرسز ہیں، فارماسسٹ ہیں، یہ سب کے لیے. اچھا یہ کہیں اور چیز نہیں ملے گی، یہ انٹرنل ہم نے اپنے لیے رکھا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز ہر 3 سال کے بعد ہمارا اپنا انٹرنل ایگزام کلیئر کریں، اور جو ایگزام کلیئر کرے گا وہ پھر آگے پریکٹس کرے گا. ویسے میڈیکل کالجز کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے، ان کے اسٹینڈرڈ کے بارے میں بات ہوتی ہے. پھر اسپیشلائزیشن کے لیے ہمارے ڈاکٹرز کو باہر جانا پڑتا ہے. تو پاکستان میں کیا کوئی اس طرح کے کالجز، یونیورسٹیز، اسکول، جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کوئی ایسے ہیں ادارے کہ جو اس بارے میں ڈاکٹرز کی ٹریننگ کریں اور کالجز کا اسٹینڈرڈ تھوڑا بہتر کریں؟ اس طرف ذرا توجہ دیں. میڈیکل کالج کی میں بات کروں گی. ہمارے ہاں الحمدللہ بیسٹ میڈیکل کالجز موجود ہیں. ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ میڈیکل کالجز کے لیے لوگوں کو باہر جانا پڑے. ہاں ٹریننگ کے لیے لوگ باہر ضرور جاتے ہیں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کا CPSP کالج آف فزیشنز اینڈ کالج آف سرجنز کا ایک ادارہ ہے جو ہمارے میڈیکل جو ریزیڈنسی ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے اس پہ بہت کڑی نظر رکھتا ہے. اور میں سپروائزر بھی ہوں اپنے ریڈیولوجی کی ریزیڈنس کی. تو وہ ایک 360 فیڈ بیک میکینزم چلتا ہے جس میں میرے ریزیڈنٹ سے پوچھا چاہتا ہے کہ یہ اویلیبل تھیں آپ کی ٹریننگ کے لیے یا نہیں تھی. سو اٹس اے ویری روبسٹ سسٹم دیٹ از. کسی مریض کو ٹھیک کرنے کے پیرامیڈکس کا بھی جو کردار ہے وہ بھی اپنی جگہ، نرسنگ جو اسٹاف ہے جی اس کے اوپر بہت سی جگہ ہم نے ہاسپٹلز میں دیکھا کہ وہ ویل ٹرینڈ نہیں ہوتے. تو اس پر کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں نرسنگ کا اسٹینڈرڈ ہر جگہ بہت مختلف ہے. میں آپ کی بات مانتی ہوں.
نرسنگ کے لیے بھی ادارہ تو موجود ہے, جیسے ہمارا CPSP موجود ہے, نرسنگ کے لیے بھی PNC موجود ہے جو ان کو اوور لک کرتا ہے, لیکن اس میں ابھی ہمیں بہت آگے جانے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کیسے ہیلپ کر سکتی ہے؟ ہاؤ کین دا گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ بیٹر میڈیکل اینڈ ہیلتھ سیکٹر میں, چاہے وہ IT سے ریلیٹڈ ہیلتھ سیکٹر ہو, چاہے وہ انوویشنز کو لے کر آنا ہو, جیسے سائبر نائف کی بات ہوئی, دیٹس جسٹ ون. ہم سائبر نائف کی ہی ایگزامپل دے سکتے ہیں ابھی تک. تو کب وہ ہوگا آپ کے نظر میں, اور گورنمنٹ سے آپ کیا ایز دا ہیلتھ سیکٹر سے کیا امید رکھتے ہیں آپ گورنمنٹ؟ سروت ایک چیز ہوتی ہے آپ کی ول, اگر آپ کرنا چاہیں نا, اگر آپ کو معلوم ہو کہ جو اس ہم دفعہ ول پہ ہی تو چل رہے ہیں صالحہ, جو اس دفعہ کا پریکٹیکل بات کریے گا, وہ بات کریے گا جو ایکچولی ہمیں افیکٹ کرتی ہے. دیکھیں اس دفعہ کا جو آپ نے گورنمنٹ نے ہیلتھ کیئر کا بجٹ رکھا ہے وہ 0.12% آف دیئر ٹوٹل فیڈرل بجٹ رکھا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کتنی امپورٹنس ہم نے ہیلتھ کیئر کو دی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلس ہیں ہمارے پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی کولیبوریشن کی. گورنمنٹ سبسڈی دے لوگوں کو, گورنمنٹ آپ کو برین ڈرین کا اندازہ ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹرز بن رہے ہیں, جہاں ہم ICU کی نرسز کو ٹرین کرتے ہیں, اگلے 2 مہینے میں وہ قطر چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو دا تھنگ از انسینٹیوائز کریں اپنے ڈاکٹرز کو, اپنے پیرامیڈیکل اسٹاف کو روکنے کی تراکیب لے کر آئیے. انوویشن کی جو آپ نے بات کی, ہم نے کووڈ کے زمانے میں وینٹیلیٹرز بنائے تھے. بالکل ایسے ہی ایسا ہے, ٹھیک ہے, وینٹیلیٹرز بنے تھے, ان کو پروموٹ کیجئے. جو جو ینگ سیٹ اپس بچے لگاتے ہیں ان کو پروموٹ کیجئے. دیر آر ملٹیپل ینگ ڈاکٹرز ہو ہیو اسٹارٹڈ دس. ٹیلی میڈیسن اسٹارٹ ہو گیا ہے, لیکن پھر وہی والی بات, جیسے ہی ٹیلی میڈیسن اسٹارٹ ہوا, ہمارا ایک بہت روبسٹ ٹیلی میڈیسن کا سسٹم ہے, IT ڈراپ ہوا اینڈ دیر اٹ گوز. بالکل. ڈاکٹر صالحہ, وی وش یو اینڈ اس آل دا بیسٹ, بیکاز ہم سب کو ایک بہتر ہیلتھ سیکٹر کی ضرورت ہے وچ از اپ ٹو ڈیٹڈ. اور سٹیز میں تو خیر ہے, رورل ایریاز میں جانے کی ضرورت ہے. اب اس کے لیے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے آپ پرائیویٹ سیکٹر کو کر سکتے ہیں کہ بھائی ان کو پیسے تو ملیں گے نا, حکومت کی طرف سے دیے جائیں گے تو وہ جائیں گے وہاں. بالکل. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صالحہ, آپ کا آنے کا شو پہ. اب جی ہم بات کریں گے ایک ایسے زبردست کامیڈین اسٹار لہری صاحب کی. فی البدی جملے جن کے بہت مشہور ہیں, بالکل, اور وہ اسکرپٹ سے ہٹ کے بھی بہت کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں, خلاف تو آتا تھا. بالکل. 94th برتھ ڈے ہے ان کو, ہماری ٹیم نے آنر کیا ہے. ایسے لوگ نہیں ہیں, ایسے لوگ بن نہیں رہے, مینوفیکچر نہیں ہو رہے. بھائی کیا بات تھی لہری صاحب کی. اسی طرح کل کا ایک اور شو میں اور زہیب آپ کے سامنے آئیں گے اور نیوز اور ویوز آپ کے سامنے رکھیں گے. اجازت, کل آپ سے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. خدا حافظ.